हेलो दोस्तों, मैं कंप्लीट नोट ट्रस्ट और सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। मैं शुभम कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं। तो चलिएगा आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स नियुक्तियों के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सूटेबल होने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो या रेलवे ग्रुप डी का या रेलवे संबंधित कोई भी एग्ज़ाम या एसएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्ज़ाम या एक्सेट्रा, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये कुछ अपॉइंट जो हुए हैं अभी, जो नियुक्तियाँ हुई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा आपको मैं बताता हूँ। तो आपका जो सबसे पहले जो नियुक्ति की गई है वो की गई है तपन कुमार जो टेका है। तपन कुमार जो टेका है वो आईबी के क्या बना दिए गए हैं, नए प्रमुख बना दिए गए, निर्देशक बना दिए गए हैं। तो ये आईबी के नए निर्देशक बना दिए गए हैं गुप्तचर विभाग के। और ये जो इनका जो कार्यभार है ये 1 जुलाई 2022 से बनाया गया है। तो आपको किस प्रकार से कहेगा एग्जाम में, आपसे सीधा सीधा ये नहीं कहेगा कि आईबी के आपको निर्देशक बताने हैं कौन होंगे। वहां से आपको एक डेट देगा, वो देगा कि 1 जुलाई 2022 को जो आईबी के नए प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए, ताकि आपको एग्जाम में आकर के आपको विचलित कर सके। अगर आपसे वो सीधा सीधा पूछेगा कि आईबी के प्रमुख कौन है या निर्देशक कौन है, तो आप तो तब तो बता दोगे। बट यही तारीख को उसको क्या करके देगा, डेट डाल के देगा, ताकि वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सके और आपसे क्वेश्चन की गलती करा सके। तो ये हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बट फिर भी हम इसको गलत ना कर पाए, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिएगा, इसकी जो नियुक्ति की गई है वो की गई है 2 वर्ष के लिए। तो बस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये यही है कि आईबी के जो नए निर्देशक बने हैं, कौन बने हैं, तपन कुमार टेका बने हैं। और इनकी जो नियुक्ति की गई 1 जुलाई 2022 को की गई है, और ये 2 वर्ष के लिए नियुक्त की गई है। अब जो आईबी से कुछ जुड़े हुए हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, तो आईबी की जो स्थापना कर दी जाती है 1887 को कर दी जाती है। और यही उस वक्त जो आईबी थी वो अंग्रेजों के लिए काम करती थी। धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ तो ये भारत के बाद में गृह मंत्रालय के पास पहुंच गई। तो मैंने कहा अभी गृह मंत्रालय के पास पहुंच गए, तो ये हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के पास ये पहुंच जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम होम मिनिस्ट्री के पास ये पहुंच जाती है, यानी कि गृह मंत्रालय के पास ये हमारा मंत्रालय चला जाता है। और इस वक्त अगर मैं गृह मंत्रालय की बात करता हूँ, तो गृह मंत्रालय इस वक्त कौन है, अमित शाह जी हैं। अमित शाह इस वक्त भारत के क्या है, गृह मंत्रालय है। गृह मंत्री यानी कि मैंने आपको दो चीज बताई है। सबसे पहले तो आईबी, आपसे पूछेगा कि आईबी की स्थापना कब हुई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। उससे बड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आपसे ये अलग अलग मिनिस्ट्री देगा, तो आपको बताना है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें भी गृह मंत्री इस वक्त कौन है, अमित शाह है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा न्यू दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका जो इंटेलिजेंट ब्यूरो से संबंधित है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिएगा अगली कुछ नियुक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं इसको पूरे को 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ कुछ ही सेकंडों में। तपन कुमार जो डेका है वो आईबी के हमारे प्रमुख निर्देशक बने हैं, और जिसकी स्टैब्लिश्ड हो जाती है, फाउंडेशन रख दी जाती है 1887 को रख दी जाती है। जो ये किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जिसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली। और ये कितने वर्ष के लिए नियुक्त की गई, ये नियुक्त की गई हमारे 2 वर्ष के लिए। तो चलिएगा जो हमारी अगली नियुक्ति है, अगली नियुक्ति है दिनकर दिनकर गुप्ता एनआईए के। ये एनआईए के क्या बना दिए गए, महानिर्देशक बना दिए गए हैं। एनआईए के महानिर्देशक बना दिए गए हैं। एनआईए कार्य किसके लिए करता है वास्तव में, एनआईए ये जो आतंकवादी गतिविधियां होती है, आतंकवादी रोधी जो जितने भी कार्य होते हैं, इसको सारे को अंडर कौन करता है, ये अंतर्गत आते हैं एनआईए के। तो एनआईए की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो सबसे पहले में अगर ये जो एनआईए है, एनआईए वास्तव में बना कर था 2008 में भारत में, जब मुंबई हमला हुआ, तो उस वक्त इसकी स्थापना कर दी जाती है। तो ये 31 दिसंबर 2008 को ये पास हो जाता है हमारे दोनों सदनों में, और 2009 में इसकी स्टैब्लिश्ड हो जाती है। तो एनआईए की स्टैब्लिश्ड कब हो जाती है, 2009 में इसकी स्टैब्लिश्ड हो जाती है उस वक्त। और ये इसका अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा, एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, एनआईए का भी हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में ही स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारे गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है।
तो ये और अभी अभी मैं बता के आया हूँ कि गृह मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह जी हैं। अगर मैं बताता हूँ इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर का एड्रेस क्या है, वो है CGO कॉम्प्लेक्स। और जो CGO कॉम्प्लेक्स में है ये नई दिल्ली में। अगर मैं बात करता हूँ पहले NIA, अगर पहले पर्सन की बात करता हूँ मैं कि हमारे फर्स्ट पर्सन कौन थे जो NIA की NIA के महानिर्देशक बनाए गए थे, तो बनाए गए थे राधा विनोद राधा विनो विनोद राजू। ये पहले हमारे व्यक्ति थे जो महानिर्देशक बनाए गए थे। वो कौन बनाए गए थे? राधा विनोद राजू हमारे पहले निर्देशक बनाए गए थे। और जो इनका मैं बात करता हूँ अब, दिनकर कुमार, दिनकर गुप्ता की, तो दिनकर गुप्ता महानिर्देशक बना दिए गए पंजाब पुलिस के। ये क्या थे? पंजाब पुलिस के पूर्व महानिर्देशक दिनकर गुप्ता को आतंकवादी रोधी एजेंसी का नया क्या बना दिया गया? महानिर्देशक बना दिया गया। इनकी जो नियुक्ति होती है 22 जून 2022 को इसकी नियुक्ति हो जाती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की। अगर मैं बात करता हूं तो इनके बारे में, दिनकर गुप्ता के बारे में, तो भारतीय पुलिस सेवा के यानी कि IPS रैंक के व्यक्ति हैं। और IPS रैंक के 1987 के पंजाब बेंच से थे। और पंजाब क्रेडिट के श्री दिनकर गुप्ता का इस पद का जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए कर दिया गया, और इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप NIA के बारे में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। ये कब बनाया गया था? मुंबई हमले के बाद बनाया गया था 2009 में। इसकी ये बन के तैयार हो गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ये भी हमारे किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और ये इसका जो एड्रेस है वो कहाँ है? CGO कॉम्प्लेक्स में इसका हेडक्वार्टर है। जो पहले व्यक्ति थे राधा विनोद राजू, ये हमारे NIA के पहले व्यक्ति थे। और ये अब मैं चलता हूँ आगे। तो आगे है रो के जो निर्देशक है समांत गोयल का जो कार्यकाल है, हमारे जो समांत गोयल है यही हमारे क्या है? पहले से ही निर्देशक है। इनके बस कार्यकाल में 1 वर्ष की कितने वर्ष की वृद्धि कर दी गई है? 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। आपसे क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछ सकता है? सबसे पहले मैं आपसे बताता हूँ। आपसे पूछेगा ये रो की फुल फॉर्म पूछेगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। और जो अब हमारे समांत गोयल है, इनका जो पद, इनके जो कार्यकाल में वृद्धि की गई है, आपसे पूछा कितने वर्ष के लिए वृद्धि की गई है, तो आप कहोगे 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर दी गई है। तो अब इनके जो पद होगा अब वो जून 2023 तक के लिए चलता रहेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ रो की, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये भी हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो इसकी स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 21 सितंबर को इसकी स्टैब्लिश हो जाती है। 1968 में इसकी स्टैब्लिश हो जाती है। और इसका भी जो हमारा हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं बात बताता हूं आपको, इसका एक आदर्श वाक्य भी है। इसका आदर्श वाक्य है धर्मो। ये काफी इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। धर्मो रक्षित है, ये इसका आदर्श वाक्य है। और जो इसके पहले व्यक्ति थे रो के महानिर्देशक बनाए गए थे, वो बनाए गए थे संजीवी पिल्लई। ये इसके पहले अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है मैं आपसे बताता हूं। तो रोहो के तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि रो की फाउंडेशन कब हुई है? तो 21 सितंबर 1968 को इसकी फाउंडेशन हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी CGX कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में ही है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है धर्मो रक्षित। इसका इसका हेडक्वार्टर, इसका आदर्श वाक्य है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसके बारे में कि आखिरकार इसके पहले व्यक्ति कौन थे, यानी कि जो प्रथम व्यक्ति थे, तो मैंने आपको बताया संजीव पिल्लई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो आगे चलते हैं। तो वर्तमान में रो के जो हमारे निर्देशक है वो कौन है? समांत गोयल जी हमारे क्या है? निर्देशक हैं। आगे चलते हैं। तो आगे है न्यायमूर्ति रंजना देसाई प्रेस काउंसलिंग की जो नई अध्यक्ष है वो चुन ली गई है। अगर मैं बात करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति रंजना देसाई को प्रेस काउंसलिंग ऑफ इंडिया चुन लिया गया, यानी कि PCI के तहत जो नया इनका चेयरमैन चुना गया है, चेयरपर्सन चुना गया है, वो किसने चुना गया है? वो चुना गया है हमारा प्रेस काउंसलिंग ऑफ
प्रेस काउंसिलिंग के तहत ये चुन लिया गया है। तो आगे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इनकी बात करता हूँ मैं, अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने आखिरकार इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले कौन थे, चंद्रमौली कुमार प्रसाद इनसे पहले इस पद पर नियुक्त थे, तो इन्होंने इनका स्थान ले लिया गया और ये पद नवंबर 2021 से खाली पड़ा था, तो इस वक्त इन्होंने इस पद पे रहते हुए इसको स्थान को भर लिया है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, तो ये है रुचिका काम्बोज, जो अभी अभी स्थायी प्रतिनिधि तो भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजी गई हैं, वो हमारी संयुक्त राष्ट्र में। तो रुचिरा कंबोज हमारी जो नई स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई है, किसके लिए चुनी गई है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए चुनी गई है। और ये, अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से इन्हीं की बात करता हूँ, तो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है ये एक, और रुचिरा काम्बोज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त की गई है। इस नियुक्ति से पूर्व वह भूटान में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रही थी, और यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के पद पर श्री TS कृष्णमूर्ति का स्थान इन्होंने लिया है। तो इससे पहले कौन, इनसे पहले कौन था, रुचिरा कंबोज से पहले यहाँ पे हमारे स्थायी प्रतिनिधि कौन थे, TS कृष्णमूर्ति, यहाँ से इन्होंने इनका स्थान लिया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से सबसे पहले मैं यूएनओ के बारे में, तो जो यूएनओ दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और जो इसकी स्टैब्लिश हुई थी 1945 में इसकी स्टैब्लिश हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ यूएनओ के बारे में, तो यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य है तो 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत स्थायी सदस्यों की ओर काफ़ी प्रबल दावेदार है, बट वो अब तक नहीं बन पाया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से जो इसके यूएनओ के महासचिव है, तो यूएनओ के जो महासचिव है एंटोनियो गुटोरेस, यहाँ से किसके है, ये यूएनओ के महानिर्देशक बनाए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो, इनमें जो भाषाएं हैं, यूएनओ से जो भाषा रखी गई है यूएनओ के तहत, वो रखी गई है, हमारी 6 भाषाएं रखी गई है, जिसमें अरबी, चीनी, इंग्लिश, स्पेनिश और रूसी, 3 4 5 रूसी, फ्रेंच और एक फ्रेंच। ये 6 भाषाएं हैं जो यूएनओ द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ये इन्हीं का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और मैंने बताया आपको कि यहाँ पे इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। अगर मैं इन 5 स्थायी सदस्यों के बारे में बात करता हूँ आपको, तो इसमें नंबर 1 पे आएगा हमारा इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड आता है, रूस आता है, अमेरिका आता है, फ्रांस आता है और चीन आता है। ये स्थायी सदस्य हैं यूएनओ के, ये स्थायी सदस्य हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होती रहती है स्थायी सदस्यों की, और लगातार भारत इसका स्थायी सदस्य है। और स्थायी सदस्य बनने के लिए काफ़ी भारत की जो है मांग वो काफ़ी चल रही है, ताकि वो चीन की विस्तारवादी नीति पर थोड़ा सा लगाम लगा सके। तो अगले चलते हैं, ये हमारा हो चला है, हाँ अगला है हमारा परमेश्वरम अय्यर। अगर मैं परमेश्वरम अय्यर की बात करूँ तो नीति आयोग के क्या बना दिए गए हैं, नए सीईओ बना दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की जो इस्टेब्लिश होती है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। और इससे पहले ये योजना आयोग था, इससे पहले ये क्या था, ये था योजना आयोग। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना दिए गए हैं, और जो इसके सदैव अध्यक्ष रहते हैं, तो अध्यक्ष पद पे हमेशा पीएम पद उम्मीदवार होते हैं। तो इसका अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष हमेशा इसका प्रथम व्यक्ति रहता है। जैसे कि प्रथम व्यक्ति कौन है भारत का, जो प्रधानमंत्री रहता है वो कौन है, और भारत के, मैंने बताया
2015 में नीति आयोग बन के तैयार हुआ था और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे और 2014 से लेकर के वो अब तक प्रधानमंत्री पद पे हैं। तो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करता हूं परमेश्वरम अय्यर के बारे में, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश क्रेडिट के सेवानिवृत्ति अधिकारी परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बना दिए गए हैं, जिन्होंने 2 जुलाई 2022 में इन्होंने बनाए गए हैं और इस पद पर इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया गया, जो कि 30 जून को इससे रिटायर हो चले थे। तो इनकी जो नियुक्ति की गई है वो नियुक्ति की गई है हमारे 2 वर्ष के लिए। तो सबसे अच्छी बात है, आपसे पूछेगा जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। नीति आयोग के सबसे पहले में तो अध्यक्ष पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है, वो वहाँ पे नरेंद्र मोदी का नाम कम ही देंगे, तो वहाँ पे उसका पद दे देंगे उनका, ठीक है, सीईओ दे देंगे या कार्यकारी अध्यक्ष दे देंगे, इस तरीके से उनका एग्जाम में देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे पीएम लिखा हुआ आएगा, प्रधानमंत्री पद आएगा लिखा हुआ, तो एक तो प्रधानमंत्री हो जाएगा और फिर दूसरा जो इससे हो जाएगा तो इसके सीईओ पूछेंगे आपसे इससे पहले अमिताभ कांत थे, अमिताभ कांत क्या हो गए? रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने के बाद में अब कौन है? परमेश्वरम अय्यर, इन्होंने नीति आयोग में नए सीईओ बन गए हैं। और इसकी स्टैब्लिश्ड कब हो जाती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्टैब्लिश्ड हो जाती है और ये नीति आयोग हमारा बन जाता है। आगे बात करते हैं नितिन गुप्ता के बारे में। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं। नितिन गुप्ता, बस आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा कि बस इतना याद कर लेना कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं? नितिन गुप्ता जी। इनका नाम अच्छे से याद कर लेना। भारतीय राजस्व सेवा के श्री नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन जून 2022 में नियुक्त कर दिए गए हैं। इनकी नियुक्ति से पूर्व वह बोर्ड के सदस्य थे। बोर्ड की ही एक अन्य सदस्य श्रीमती संगीता सिंह के अतिरिक्त प्रभाव के रूप में यह कार्यभार विगत 2 महीने से संभाल रखा था और इन्होंने क्या बना दिए गए हैं? अब लगातार वही हमने चेयरमैन बना दिया गया है। आगे है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। थैंक यू गाइज।